अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन तक बात की थी कि हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है। हेसेस लॉ में हमने कहा था कि ये हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन एंथैल्पी चेंज वेयर डायरेक्टली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल ना हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हेसेस लॉ को यूज़ करेंगे। और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है विदाउट एक्सपेरिमेंट, और इसे हम इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। अब उसकी एक एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा बॉर्न-हैबर साइकिल पे, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो MCQs हमारे पास पॉसिबल हों या आ सकते हो। तो बॉर्न-हैबर साइकिल, सबसे पहले बॉर्न-हैबर साइकिल का हमारे पास क्या यूज़ है, बॉर्न-हैबर साइकिल हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें लैटिस एनर्जी, कैलकुलेट क्या करें, लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स यूजिंग हेसेस लॉ, तो उसको हम नाम देते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल का। ठीक है, तो बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है, असल में ये हेसेस लॉ ही है। सेम प्रिंसिपल है कि सम ऑफ एनर्जी चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, ठीक है, तो सम ऑफ एनर्जी चेंज जीरो होगा। हम इस मेथड को, इसी चीज़ को यूज़ करते हैं जिसे हम हेसेस लॉ कहते हैं। लेकिन अगर हम हेसेस लॉ यूज़ करें फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, देन इट इज़ कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल। तो सबसे पहले क्या होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं हम बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, अब व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी, हमें यहाँ पता होना चाहिए। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं भाई, अमाउंट ऑफ हीट। लैटिस एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस इज फॉर्म्ड। अगर 1 मोल आयोनिक लैटिस बनेगा, जो हीट इवॉल्व होगी उसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। या हम लैटिस एनर्जी को अपोजिट मैनर में भी डिफाइन करते हैं। लैटिस एनर्जी को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस। अगर 1 मोल आयोनिक लैटिस को ब्रेक करें तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, या 1 मोल किसी भी चीज़ के आयोनिक लैटिस के बनने पे जो हीट रिलीज होगी, उसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी दोनों तरह से डिफाइन हो जाएगी, दोनों तरह से MCQs में हो सकता है। अब आपने देखना ये है कि लैटिस बन रहा है या ब्रेक हो रहा है। अगर कहा जाए हीट रिलीज व्हेन आयोनिक लैटिस इज फॉर्म्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी। 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस, यहाँ क्या है, 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस होना चाहिए। और कंडीशन हमें मालूम है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम मेजर करेंगे। ठीक है, कोई भी एंथैल्पी चेंज जब है हम मेजर करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। या अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, लैटिस एनर्जी को इन टर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H0 लैटिस के साथ, और डेल्टा H0 लैटिस इज नेगेटिव फॉर फॉर्मेशन। जब भी फॉर्मेशन हो रही है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। अगर हम 1 मोल आयोनिक लैटिस ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेकिंग के लिए हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। डेल्टा H0 लैटिस अगर लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ लैटिस इज ब्रोकन डाउन। अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखा है तो 1 मोल ऑफ लैटिस बन रहा है।
अब लैटिस एनर्जी हमारे पास जो होगी, ठीक है, क्यों होगी, वाई हीट इज इवॉल्व, क्योंकि कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो इट इज़ रिलीज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रिलीज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सिंपल हमारे पास लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कि हमारे पास किसी भी फिजिकल स्टेट में कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, सॉलिड, पहले वो गैशियस एटम में चेंज होता है, देन इट चेंज इनटू आयंस, वो गैशियस आयन बनाता है, वो गैशियस आयंस आपस में अटैच होते हैं, और अटैच होने पे जो हीट रिलीज करते हैं इट इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और डायरेक्ट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बॉर्न-हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग इन सब का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो हम करते क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास है, इन सब एनर्जी चेंजेस की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ से लैटिस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम इक्वेट करें। और हम सिंपल इक्वेशन यूज़ करते हैं, और वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ, ये जो होगी ये इन सब का सम, ठीक है, तमाम एनर्जी चेंजेस का सम कर लें उसके बराबर होगी। और इन तमाम एनर्जी चेंजेस में मैं इसे कह देता हूँ एंथैल्पी लैटिस एनर्जी इज डेल्टा एच नॉट एक्स, ठीक है, ये लैटिस एनर्जी है, ये लैटिस है, सॉरी ये लैटिस है। तो मैं कह देता हूँ ये सब एनर्जी चेंजेस जितने भी इसके अलावा होंगे, फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी के अलावा, इन सब को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एच एक्स के साथ। तो ये क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डायरेक्ट फॉर्मेशन की एनर्जी और इनडायरेक्ट फॉर्मेशन की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है डेल्टा एच नॉट एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच नॉट लैटिस। ये हमारे पास बॉर्न-हैबर साइकिल था कि एक चीज़ डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुई, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इनडायरेक्टली पहले गैशियस एटम बने, देन आयंस बने, ये आयंस आपस में अटैच हुए और इन्होंने लैटिस बनाया। इन तमाम स्टेप का सम और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा था बॉर्न-हैबर साइकिल क्या कहता है, इफ प्रोडक्ट इज फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मैनर, overall enthalpy changes same. If product is formed in one step or in several step, overall enthalpy changes same. तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनती है डेल्टा एच नॉट एफ प्लस ये तमाम, इन तमाम को मैं डेल्टा एच एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस लैटिस एनर्जी, ये सब क्या होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेल्टा एच नॉट लैटिस इज इक्वल टू किसके बराबर होएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एच एक्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है जिससे हम किसी भी चीज़ की एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकेंगे और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। और हमेशा क्या होगी, लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव आयोनिक लैटिस बनने पे हमेशा हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है, जब भी आयोनिक लैटिस की फॉर्मेशन हो रही है तो लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के, जो कि बहुत सिंपल भी हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं, और हमें जो है वो उनकी ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने किस क्वेश्चन में क्या आंसर चूज़ करना है। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत से आंसर हमें करेक्ट आंसर मालूम है, हम डायरेक्टली चूज़ करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास हम देखते हैं कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता, हम उसको देखेंगे और उन्हें क्रॉस करें, रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा।
हम डिस्कस करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP, हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद QP, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आ गया QV, आर रिलेटेड टू ईच अदर। QP और QV का आपस में क्या रिलेशनशिप है, हमें ये बताना है। फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर। कांस्टेंट प्रेशर पे इसे हम QP कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV कहेंगे, और इनका आपस में क्या रिलेशन है। ऑप्शन ए गिवन है, QP इज इक्वल टू QV, QP और QV बराबर होते हैं। QP इज लेस देन QV, QP QV से कम होता है। QP इज ग्रेटर देन QV, QP QV से लार्ज है, या QP इज इक्वल टू QV ओवर 2, इसका मतलब है QP इज इक्वल टू हाफ ऑफ QV, ठीक है, QV के हाफ होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो हमें इक्वेशन मालूम होनी चाहिए QP और QV के लिए। मुझे मालूम है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, हमने बात की कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा E है, ये बात मुझे मालूम है। अब अगर मैं QP की बात करूं तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने कहा था ये किसके बराबर होता है, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम के, इट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज डेल्टा H, इट चेंजेस द इंथैल्पी, क्योंकि हमने बात की अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली चेंजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंड व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इट चेंजेस द इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब हमें ये पता चल गया QV इज इक्वल टू डेल्टा E, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, और डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू, हाँ जी, इंथैल्पी चेंज किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी की डेफिनेशन ले आए, इंथैल्पी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका मतलब है इट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H इसके बराबर है। तो इसका मतलब है QP किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जबकि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ओनली इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अगर मैं कहूँ इंटरनल एनर्जी इक्वल है, तो कितना इजाफा है, जितना प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और ये क्या चीज़ होता है, इट इज़ वर्क, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम इनटू P। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जबकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर है। तो कितना इजाफी है, जितना के वर्क है उतना QP QV से ज़्यादा है। तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, QP इज ग्रेटर देन QV, QP की वैल्यू QP क्या होगा, लार्जर, ग्रेटर देन QV होगा, ठीक है। तो हम QP इज इक्वल टू QV नहीं हो सकता, QP लेस देन QV भी नहीं होगा, बल्कि QP इज ग्रेटर देन QV। हमारे पास ये रिलेशन है QP और QV का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमें मालूम है लैटिस एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस इज फॉर्म। अब आयोनिक लैटिस फॉर्म्ड कैसे, ठीक है, हम जरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंथैल्पी चेंज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। कौन सा एंथैल्पी चेंज सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या मौजूद है, सोडियम सॉलिड, क्लोरीन गैस, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना रहा है। Na पॉजिटिव आयन एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, NaCl एक्वस बना रहा है। सोडियम एटम गैशियस, क्लोरीन एटम गैशियस, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना रहा है। सोडियम कैटाइन गैशियस, क्लोरीन एनाइन गैशियस, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ का हम इजाफा करते हैं, ये जो इक्वेशन है अगर यहाँ पे हम साथ हीट चेंज भी रिप्रेजेंट करें, किसी भी इक्वेशन में अगर यहाँ हीट चेंज भी लिखा हो, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें तमाम फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मौजूद हों और हीट चेंज भी गिवन हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट्स, ये फिजिकल स्टेट की इंफॉर्मेशन देती है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसका इंथैल्पी चेंज बता रही है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। लेकिन इससे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस का कुछ भी पता नहीं चलता। तो सम टाइम एमसीक्यूज में ऐसा भी होता है कि एक पूछा जाए कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, या क्या इन्फॉर्मेशन हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती। तो केमिकल चेंज जो आ रहा है वो भी हमें पता चलता है, वो हमें किसी भी बैलेंस इक्वेशन से पता चलेगा या केमिकल रिएक्शन से, रिएक्शन की इक्वेशन से। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें क्या देती है, अबाउट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड अबाउट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या है, बट नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच रिप्रेजेंट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of ionic lattice is formed from isolated gaseous ions। जब आयंस कैटाइन और एनाइन, गैशियस कैटाइन और गैशियस एनाइन आपस में अटैच होंगे और आयनिक लैटिस बनाएंगे, जो हीट इवॉल्व होगी उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये पहला क्या है, सोडियम एटम क्लोरीन गैस, ये लैटिस एनर्जी नहीं होगा इसका हीट चेंज। दूसरे में एक्वस आयन है, एक्वस आयन एक्वस NaCl, ये लैटिस नहीं बनेगा बल्कि ये सॉल्यूशन है। सोडियम गैशियस एटम, क्लोरीन गैशियस एटम, भाई एटम से आयनिक लैटिस बनने पे जो हीट इवॉल्व होगी वो लैटिस एनर्जी नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर यहाँ से बनता है तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ क्लोरीन गैशियस एटम नहीं होना चाहिए, क्लोरीन गैस होनी चाहिए, Cl2 होना चाहिए, तो फिर फॉर्मेशन हो जाएगी। Na पॉजिटिव गैशियस आयन, Cl नेगेटिव गैशियस आयन, जब सोडियम क्लोराइड आयोनिक लैटिस बनाएंगे तो इसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। हम गैशियस आयन सेलेक्ट करेंगे और सॉलिड लैटिस, तो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक और क्वेश्चन है और ये 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3 या व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, उसके बाद 3 इक्वेशन गिवन है, NaOH प्लस CO2 प्रोड्यूस Na2CO3 प्लस H2O। डेल्टा H इज -89.08, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है। दूसरा है NaOH प्लस CO2, NaHCO3 बना रहा है प्लस NaOH बन रहा है, इसकी इंथैल्पी चेंज हमें कैलकुलेट करना है NaHCO3 का। और तीसरा है NaHCO3 प्लस NaOH Na2CO3 प्लस वाटर बना रहा है, जिसका इंथैल्पी चेंज -41.02 गिवन है। तो हम हेसेस लॉ यूज करेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 है, और ये दूसरी जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 है।
क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनना है, Na2CO3, पहले NaHCO3 देन Na2CO3। तो हम यहाँ से NaHCO3 का इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमें मालूम है डायरेक्ट स्टेप की इंथाल्पी, मैं अगर इसे 1 कहता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे मैं x कह देता हूँ, वॉट एवर जो भी है। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे और हमें इसका इंथाल्पी चेंज मालूम हो जाएगा। ये -89.08 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस ये हो जाएगा -41.02। तो डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, इस -41 को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा -89.08 प्लस 41.02, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, 89 माइनस 41 ये हो जाएगा 48 और 0.08.2 ये हो जाएगा 0.6। तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा H2 इज इक्वल टू 48.06 किलो जाउल। ये हमारे पास डेल्टा H2 है। हम ऑप्शन में से चूज़ कर लेंगे। 130 नहीं है, माइनस 48.06 नहीं है, -89 और -41। डेल्टा H2 इज इक्वल टू -89 और ये -41 माइनस प्लस माइनस इधर आगे हो जाएगा प्लस, तो -48.02 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास -48.06 होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन आएगा -48.06, बी ऑप्शन है हमारे पास। प्लस 48.06 भी नहीं है और 130 भी नहीं होगा। तो हम हेसेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी गिवन वैल्यू, तमाम वैल्यू कोई एक वैल्यू बीच में से अननोन हो, तो हम सम से जो है वो तमाम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकेंगे। और इस किस्म के सिंपल ही आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो, ठीक है, वो MCQs में पॉसिबल नहीं होता। सिंपल वैल्यूज़ के साथ जो कि विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट हो सकती हों और जिसमें 2-3 तक रिएक्टेंट, 2-3-4 रिएक्टेंट तक हों, 2-3 एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व हों, इसी किस्म के क्वेश्चन MCQs में पॉसिबल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर अभी कंप्लीट किया और हमारा आखिरी जो टॉपिक था वो था हमारे पास बॉर्न-हैबर साइकिल। और बॉर्न-हैबर साइकिल में हमने बात की कि हम तमाम एंथैल्पी चेंजेस का सम करें और कोई भी अननोन एंथैल्पी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम बॉर्न-हैबर साइकिल कहेंगे। अब हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं ज़रा वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गैसेस में, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन बाकी है अबाउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैन डर वाल कांस्टेंट से मुतालिक। तो हम बात करते हैं ज़रा वैन डर वाल कांस्टेंट हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या किस किस्म का क्वेश्चन हो सकता है और हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है हमारे पास दो तरह की करेक्शन थी वैन डर वाल इक्वेशन में। एक थी वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, हमें इक्वेशन मालूम होनी चाहिए वॉल्यूम करेक्शन की। क्या थी हमारे पास, V इज इक्वल टू V वेसल और कंटेनर माइनस NB, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है फॉर वॉल्यूम करेक्शन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल ने जो वॉल्यूम करेक्शन की। दूसरी हमारे पास थी प्रेशर करेक्शन, और जो प्रेशर करेक्शन थी उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी भाई, प्रेशर करेक्शन हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी P प्लस AN² ओवर V², ठीक है। प्रेशर करेक्शन के बाद PI कह दें, P प्राइम कह दें, वो क्या था, प्रेशर प्लस A इंटू N² ओवर V²। ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन की इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट हमारे पास ये B है, दूसरा वैन डर वाल कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास प्रेशर करेक्शन में A है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम करेक्शन है, वॉल्यूम में करेक्शन हमने क्यों की, हमने कहा एक्चुअल वॉल्यूम
इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। हमने इसलिए करेक्शन किया, हमने कहा रियल गैस का एक्चुअल वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम जो हम कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, आइडियल गैस के केस में। लेकिन हमने कहा रियल गैस में ये नेग्लिजिबल नहीं है। नेग्लिजिबल ना होने की वजह, मॉलिक्यूल्स जब हम हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर करेक्शन हमने की, प्रेशर करेक्शन हमने क्यों की, ठीक है, हमने कहा प्रेशर जो कि मॉलिक्यूल फील करते हैं, ठीक है, वो प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होता है। रियल गैस के केस में एज कंपेयर टू आइडियल हम कहते हैं देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है किसमें, आइडियल गैस में, लेकिन रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। इसका मतलब ये करेक्शन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ये क्यों है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो लेस है देन जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं फॉर आइडियल गैस। तो रियल गैस में वो प्रेशर कम है। और ये करेक्शन किस वजह से है, ये करेक्शन है ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है। इसके रीजन क्या है, ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है E, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा लेस प्रेशर होगा। इसे हम प्रेशर लेसेंट कहते हैं, कम प्रेशर जो कि होगा रियल गैस में एज कंपेयर टू आइडियल, ठीक है। तो ये प्रेशर जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर में कमी आएगी, उतना प्रेशर मज़ीद कम होगा, और जितना प्रेशर कम होगा उतनी ए की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतनी ज़्यादा कमी आएगी प्रेशर में, और उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी ए की। तो अगर हम वैन डर वाल कांस्टेंट ए की बात करते हैं तो ये ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस है। हम कह सकते हैं इसका फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्स के साथ रिलेशन है। और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब होगा लेस डिक्रीज इन प्रेशर, और लेस डिक्रीज इन प्रेशर का मतलब होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि प्रेशर जो लेसेंट प्रेशर है उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो लेसेंट प्रेशर मींस स्मॉल वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसका मतलब है स्मॉल वैल्यू ऑफ ए। और अगर किसी गैस के लिए, अगर किसी गैस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है लार्ज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए। उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा और उतनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी लार्ज होगी उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतनी ए की वैल्यू लार्ज होगी। दूसरा है एन, बी, दूसरा कांस्टेंट है हमारे पास बी। हम बात करते हैं कांस्टेंट बी की। इट इज़ ड्यू टू वॉल्यूम। अब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम, भाई ये करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन क्यों हुई, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हमने कहा गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू होगी, और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो उतनी ज़्यादा B की वैल्यू होगी। इसका मतलब है फॉर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स B इज़ स्मॉल, फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल B इज़ वैल्यू ऑफ B इज़ लार्ज।
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स वैल्यू ऑफ बी इज स्मॉल। और इसके अपोजिट कर लें, फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स वैल्यू ऑफ बी इज लार्ज। अगर मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा तो बी की वैल्यू भी हमारे पास लार्ज होगी। जैसे कि हमारे पास हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास है Cl2 N2 CH2 Cl2 CCl4 फॉर विच तमाम गैसियस स्टेट में है, ठीक है। फॉर विच गैस वी हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। फॉर विच वी हैव smallest value of constant A and largest value of constant B। किसके लिए A की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ये ऑप्शन ए हो गया, ये हो गया बी, सी और डी, ठीक है। या इनमें से कोई दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमारे पास किसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए आएगी और किसके लिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी आएगी। तो हमने कहा ए अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसके लिए ए की वैल्यू सबसे स्मॉल होनी चाहिए। हम चारों की अट्रैक्टिव फोर्सेस देख लेते हैं। Cl2 डाइपोल क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। N2 गैस में भी डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, वैन डर वाल्स वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। CH2 Cl2 और CCl4। CH2 Cl2 पोलर है, ठीक है, दो क्लोरीन एटम, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हैं। CCl4 अगेन नॉन पोलर है, ठीक है, बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसमें भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। अब हम कैसे डिसाइड करें इन तीनों में से किस में सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ एटम हम देख लेंगे, जिनमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस की इंटरेक्शन साइड ज़्यादा है, उन दोनों को स्किप कर देते हैं, ये दोनों चलेंगे। क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज़्यादा एटम होंगे उतनी ज़्यादा, मीथेन में कम होती हैं, इथेन में उससे ज़्यादा, प्रोपेन में उससे ज़्यादा, ब्यूटेन में उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ साइट ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही हैं। तो ये दोनों चलेंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन, अब अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम है तो जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। यहाँ Cl2 है, यहाँ N2 है, दोनों का नॉन पोलर बॉन्ड। हर क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के पास 1। तो इसकी इंटरेक्टिव फोर्सेस कम होंगी, इसकी इंटरेक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो N2 की वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसका मतलब है N2 हैज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A। N2 के लिए A की वैल्यू क्या होगी, सबसे स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट B किसके लिए होगी। हमने कहा B स्मॉल साइज स्मॉल वैल्यू, मॉलिक्यूल का लार्ज साइज लार्ज वैल्यू, क्योंकि V क्या है, V इज इक्वल टू V वेसल माइनस NB। इसका मतलब है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा B की लार्ज वैल्यू होगी। अब इसमें से लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, भाई यहाँ दो एटम है Cl2 N2, ये तो दो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। अब
यहाँ एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ 4 क्लोरीन, और क्लोरीन एटम इज लार्जर इन साइज। तो सबसे लार्ज साइज मॉलिक्यूल CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो CCl4 की क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ B CCl4 के लिए होगी। तो ये है हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट प्रिडिक्ट करने का तरीका कि किसके लिए स्मॉलेस्ट होगा, किसके लिए लार्जेस्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, हम वैन डर वाल इक्वेशन से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था कि इसमें से हम कैसे चूज करेंगे। तो अभी मैंने आपको समराइज कर दिया कि हम A और B किस बेस पे चूज करेंगे। A अट्रैक्टिव फोर्स की बेस पे, B की वैल्यू मॉलिक्यूल के साइज की बेस पे। स्मॉल लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस स्मॉल a, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस लार्ज वैल्यू ऑफ a ग्रेटर, स्मॉल साइज स्मॉल b, लार्ज साइज लार्ज b। ये है हमारे पास कंक्लूजन। अब हम देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग वैन डर वाल गैस इक्वेशन। वैन डर वाल गैस इक्वेशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। दो गैसेस, यहाँ पे अब हम तमाम ऑप्शन देख लें, हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक अमोनिया एक N2, ठीक है। हम कंपेयर कर लेंगे अमोनिया और N2 को। अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस देखें अमोनिया और नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन नॉन पोलर, अमोनिया इज पोलर। नाइट्रोजन में वीक वैन डर वाल फोर्सेस, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां वीक वैन डर वाल फोर्सेस है। तो सबसे पहले A की वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्स की बेस पे है और NH3 के लिए A लार्ज होना चाहिए, N2 के लिए A स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब है मैं कहूँगा NH3 इज ग्रेटर देन AN2। तो पहले सबसे तो हम इस बात पे आ जाते हैं, ऑप्शन ए में है ANH3 इज ग्रेटर देन AN2, ANH3 स्मॉलर देन AN2 कभी भी नहीं हो सकता, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। ANH3 लेस देन AN2 ये भी कभी नहीं हो सकता, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। ANH3 इज ग्रेटर देन AN2 ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। A और D में से हमने चूज करना है। अब हम B की वैल्यू देखेंगे। B के लिए क्या होगा भाई, हमें मालूम है B स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल वैल्यू और लार्ज साइज मॉलिक्यूल के लिए लार्ज वैल्यू। अब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल स्मॉल साइज का है। NH3 में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, बहुत स्मॉल साइज, यहाँ 2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो N2 का साइज लार्ज होगा, लार्ज साइज, इसका स्मॉल साइज है। इसका मतलब है इसके लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ B है और इसके लिए लार्ज वैल्यू ऑफ B है। तो अब हमारे पास होना क्या चाहिए, BN2 ग्रेटर देन BNH3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से ये ऑप्शन देख लेंगे, BN2 इज ग्रेटर देन BNH3 या BNH3 इज स्मॉलर देन BN2। अब यहाँ पे कह रहा है BN2 ग्रेटर देन इक्वल टू BNH3, नहीं भाई इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, साइज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। BNH3 इज स्मॉलर देन BN2, BNH3 की वैल्यू लेस होगी, BN2 की वैल्यू लार्ज होगी, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो हम A चूज करेंगे और किस बेस पे चूज करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो यकीनन आपको वैन डर वाल कांस्टेंट के बारे में जो कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हुए होंगे और अब आप चूज कर सकते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट A या B किसके लिए लार्ज और किसके लिए स्मॉल होगा। अगर वैल्यूज गिवन हो तो भी आपने लार्ज वैल्यू उसके लिए चूज करनी है जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं A की, या जिसका साइज लार्ज है उसके लिए B की, और स्मॉल वैल्यू उस मॉलिक्यूल के लिए चूज करनी है जिसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है और साइज स्मॉल है। जिसका साइज अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा और कम और साइज लार्ज होगा तो उसके लिए A की वैल्यू स्मॉल, B की वैल्यू लार्ज हो जाएगी।
और अगर किसी में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, ठीक है, और साइज लार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक और साइज लार्ज हैं, तो ए स्मॉल बी लार्ज होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और साइज स्मॉल है, तो ए लार्ज और बी की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। जो भी वैल्यू आपने इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पे या साइज की बेस पे चूज़ करनी है। थैंक यू वेरी मच।